purpose. So this is not at all an investment advice. So please do your study before taking any investment decision based on this information. अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें guys. पावर सेक्टर का कुछ इंट्रो लेते हैं, समझते हैं कि है क्या इस वीडियो में। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं करने क्या वाले हैं। हम इस इंडस्ट्री की हाइलाइट्स को देखेंगे, ये इंडस्ट्री क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इंडस्ट्री पैदा हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, मार्केट का टोटल ओवरव्यू क्या है, कैसा मार्केट है इसका, मेजर प्लेयर्स कौन कौन है मार्केट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री के, किन फैक्टर्स के ऊपर इसमें ग्रोथ की उम्मीद दिखाई देती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर में है, और लास्ट में कुछ मेरी तरफ से बोनस टिप्स रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की है गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर देखना चाहें तो क्या है, पावर इज अमंग द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ाने वाला हूं इस सेक्टर को, आपको समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि वीडियो 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, 1 घंटे का है। इन्फॉर्मेशन लंबी ही होती है, टिप्स 5 मिनट में होती है। ये बिल्कुल भी टिप्स नहीं दे रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इट इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द नेशंस। द एक्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। इंफ्रा की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, चाहे अपने वेलफेयर की बात करें, बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के हम कुछ नहीं कर सकते। इंडियाज पावर सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द वर्ल्ड। क्यों है डाइवर्सिफाइड, समझ लेते हैं। सोर्सेज of power generation ranges from conventional source such as coal, lignite, natural gas, oil, hydro and nuclear power to viable non-conventional resources such as wind, solar and agriculture and domestic waste also. Electricity demand in the country has increased rapidly and is expected to rise further in the years to come. In order to meet the increasing demand for electricity in the country, massive addition to the installed generating capacity is required. जो power sector की अभी जो capacity है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की उससे ज्यादा होने वाली। हम कंजम्पशन इकोनॉमी है, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड इकोनॉमी है। तो इसका मतलब है कि जब हम ज्यादा होंगे, हमारी कंजम्पशन ज्यादा होगी, हमारे एस्पिरेशन ज्यादा होंगे, हमारे बिजनेस ज्यादा होंगे, काम धंधे ज्यादा होंगे, तो बिल्कुल लाजमी है कि पावर सेक्टर की हमें जरूरत पड़नी ही पड़नी है। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इन May 2018 इंडिया रैंक्ड 4th इन द एशिया पैसिफिक रीजन आउट ऑफ 25 नेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ऑन एन इंडेक्स दैट मेजर्ड देयर ओवरऑल पावर। मतलब कमाल की बात है, 25 नेशंस में चौथा रैंक आते हैं हम एशिया पैसिफिक में। इंडिया वाज रैंक्ड 4th इन द विंड पावर, 4th इन द विंड पावर, 5th इन द सोलर पावर एंड 5th इन द रीन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ 2018। सोच के देखिए हम कहां स्टैंड करते हैं, इतना बड़ा सेक्टर है गाइस। इंडिया रैंक्ड 6th इन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज टू मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन एनर्जी एट $90 बिलियन। सोच के देखिए कितना बड़ा चंक हम प्रिवेल करते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द G20 नेशंस, आपने सुना होगा ग्रुप 20 नेशंस को, दैट इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द टारगेट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस से समझौता हुआ है, जहां पे हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, वहां पे हम अकेली कंट्री हैं जो वहां पे उस ट्रैक पे जा रहे हैं। चलिए वीडियो में बताओ, देखते हैं इस इंडस्ट्री की हाइलाइट्स क्या है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्लोबली। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर जो आता है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, second largest consumer of electricity in the world with an installed power capacity of 379.13 GW as of February 2021. GW is gigawatt. India was ranked 5th in the wind power, 5th in solar power and 4th in renewable power। ये मैंने डिस्कस किया। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट की अगर बात करने की कोशिश करें तो इंडिया हैज बीन ऑन द पाथ टू अचीव 100% हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एज एनविसेज्ड अंडर द सौभाग्य स्कीम। हम चाहते हैं कि घर घर बिजली पहुंच जाए। स्कीम के अंदर में एज ऑफ मार्च 2019 मोर देन 26.2 मिलियन हाउसहोल्ड्स वर इलेक्ट्रिफाइड। जी हां, नए 26 मिलियन घरों को बिजली पहुंचा दी गई है और ये सौभाग्य स्कीम के तहत हुआ है और आगे ये और बढ़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021 एंड 2022, अभी जो रिसेंट बजट है उसमें क्या प्रावधान है बिजली सेक्टर को, इलेक्ट्रिक सेक्टर को, पावर सेक्टर को देखिए। 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस वर एडेड। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क को ऐड किया गया है। एंड 2.8 करोड़ हाउसहोल्ड्स वर कनेक्टेड द पास्ट 6 इयर्स। मतलब पिछले 6 साल में 3 करोड़ के आसपास घरों को बिजली से कनेक्ट कर दिया गया है। बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। ये वो सेक्टर जो आने वाले टाइम में बहुत कमाल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोबस्ट ग्रोथ इन रीन्यूएबल्स। आप ये सोच के देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। एज ऑफ February 2021 इंडिया हैड एन इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 92.97 गीगावाट। सोलर एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 114 गीगावाट, फॉलोड बाय 67 गीगावाट फ्रॉम द विंड पावर एंड 15 गीगावाट फ्रॉम द बायोमास एंड हाइड्रो पावर बाय 2022। द टारगेट फॉर रीन्यूएबल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड टू 227 गीगावाट बाय 2022। बहुत ही जबरदस्त टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं और बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द G20 नेशंस दैट इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द टारगेट्स। हम उस ट्रैक पे हैं जो अकेली कंट्री है जो हमने पेरिस समझौते के दौरान में किया है। अब फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट क्या है जो इस सेक्टर को बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है? क्या जबरदस्त पॉलिसी। 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट एक ऐसा रूट होता है जहां पे आपको गवर्नमेंट से, आरबीआई से परमिशन सीख करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के साथ में समझौता कर सकते हैं, करार कर सकते हैं और 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश आप कर सकते हैं पावर सेक्टर एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर। आप समझ गए होंगे कि इस सेक्टर में कितना दमखम बचा हुआ है। अंडर द यूनियन बजट रिसेंट 21-22 का जो बजट आया है उसमें द गवर्नमेंट प्रपोज टू लॉन्च अ नेशनल हाइड्रोजन मिशन फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्स। चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले बिफोर 1956 इसका इंट्रोडक्टरी स्टेज था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया 1948 में। उसके बाद 1956 एंड 1991 में इसका नेशनलाइजेशन स्टेज हुआ, जहां पे जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अंडर द स्टेट ओनरशिप राज्यों के अधीन उसको किया गया। उसके बाद 1991 से 2003 में इसको लिबरलाइज किया गया। एक एरा ऐसा है जहां पे इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट आया 1998 में फॉर एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ्स। 2003 ऑनवर्ड्स ग्रोथ एरा स्टार्ट हुआ जिसमें हम आज हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, उसके बाद में इसमें तरक्की की संभावनाएं बढ़ती चलेगी। चलिए देखते हैं मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू क्या है।
गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखना है और इसके बेसिस पे आपको अपने निवेश की सलाह करनी है, अपने आप से निवेश का प्लान करना है, तो ये वीडियो बड़ा काम आएगा आपके। विद जनरेशन ऑफ 1558.7 TWH होगा टेरावाट आवर। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे संसार में सोच के देखिए, हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है और सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा आगे आगे और चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो पावर जनरेशन हैज ग्रोन मोर देन 100 फोल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। अगर आजादी के बाद की बात करें जी हाँ, उस तब तक तो अंग्रेजों के हाथ में देश था, अब देश हमारे हाथ में है। वहां से 100 गुना बिजली की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ गई है, ग्रोथ डिमांड बढ़ गई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी बढ़ी है। इंडियाज एनर्जी फर्म हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी रैंकिंग्स 2019, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी हां, दे रैंक 19th एंड 25th रिस्पेक्टिवली। पूरे वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ऑयल। रिलायंस 19वें स्थान पे है, इंडियन ऑयल 25वें स्थान पे है। जी हां, ये बड़ी कमाल की बात है, बड़ी गर्व महसूस करने वाली बात है हमारे लिए। अब देखिए, हमने कहा था इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे पहले नाम आता है चाइना का। चाइना की जो टेरावाट आवर कैपेसिटी है दैट इज 7504, अमेरिका की है, यूएस की 4401, थर्ड नंबर आता है इंडिया का 1558.7, उसके बाद रशिया का नंबर आता है, उसके बाद जापान का नंबर आता है, उसके बाद कनाडा और लास्ट में आता है जर्मनी। ये टॉप की 7 कंट्रीज है गाइस, जिसमें इंडिया थर्ड रैंक पे आप देख सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पावर जनरेशन कैसे पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, बहुत रैपिडली बढ़ा है। 2016 से 2020 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया ने ग्रो किया 4.3 CAGR की दर के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंडियाज पावर कंजम्पशन ग्रू बाय 0.88% एट 104.73 बिलियन यूनिट्स इन फरवरी 2021। ये कमाल का आंकड़ा है कंपेयर विद 103.81 बिलियन यूनिट्स। पहले 103 था, अब 104, मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अंडर द यूनियन बजट 2021-22 सरकार ने इस बजट में बहुत ध्यान दिया है पावर सेक्टर को। देखिए, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीस 15,322 करोड़, $2.11 बिलियन US फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रुपीस 5,753 करोड़ रुपीस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोच के देखिए कि ये वो सेक्टर है जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर हो सकता है। पिछले एक साल से मैं आपको कह रहा हूं, पावर के बिना गाड़ी पटरी पे नहीं आएगी। किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए पावर का लिबरलाइज होना बहुत जरूरी है, पावर का बहुत ही अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, पावर का आसान होना बहुत जरूरी है। ये सारे कदम पावर को आसान बनाने के लिए, सेक्टर को आसान बनाने के लिए, इसमें निवेश लाने के लिए किए जा रहे हैं। और जब किसी सेक्टर में निवेश आता है तो उस सेक्टर में चार चांद लग जाते हैं। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ पावर्स हैं वो देखा जाए, विद शेयर्स इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है। सबसे बड़ा चंक थर्मल से आता है, विच इज 61.5%। और थर्मल में कौन कंट्रीब्यूट क्या करता है? कोल कंट्रीब्यूट करता है, गैस एंड लिग्नाइट कंट्रीब्यूट करता है, डीजल कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया हैज लार्ज रिजर्व ऑफ ऑयल। बाय Feb 21 द टोटल इंस्टॉल्ड कोल थर्मल पावर कैपेसिटी इन इंडिया वाज 201.08 गीगावाट बाय 2022। इट इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एडिशन ऑफ 47.86। पहले 201 गीगावाट का हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसको बढ़ाया जा रहा है 47.86 गीगावाट से। India's gas thermal capacity stood at 24.96 gigawatt as of February 2021. By 2022, it is expected to witness total installed capacity addition by 0.41 gigawatt. Lignite thermal power capacity stood at 6.26 gigawatt as of November 2020. Coal, gas, and lignite diesel. India's diesel thermal power capacity was 0.51 gigawatt as of February 21. Renewable contribute करते हैं 24.5% के हिसाब से, and wind energy is the largest renewable resources in India. Largest, yeah. Hydro contributes 12.2%. The nuclear contributes 1.8%. And as of February 21, India had 6.78 gigawatt of installed nuclear capacity with one of the world's largest reserves of thorium. India has a huge potential in nuclear energy. By 2022, India is expected to witness total installed capacity addition of 3.30 gigawatt. कैसे वर्ड थोड़े टेक्निकल होंगे, आप शायद ना समझ में आए, बट जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो चीजें और भी जबरदस्त क्लियर होती चली जाएंगी। अब सोर्सेज ऑफ पावर विद शेयर्स इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है? इन FY20 द टोटल थर्मल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री स्टूड एट 230.51 गीगावाट। रिन्यूएबल हाइड्रो एंड न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल 87.02 गीगावाट, 45.69 gigawatt and 6.7 gigawatt respectively. By 2022, India has a target to achieve total production of 227 gigawatt from renewable resources, of which 114 gigawatt will be produced from the solar power. सोचिए कहां पे पैसा लगाना है। As part of the Green Corridor project, power lines would transmit 20 gigawatt of power capacity from 34 solar parks across 21 cities. NTPC Limited, oldest unit in Singrauli, Uttar Pradesh, has achieved the highest plant load factor (PLF) of 100.24 among all thermal units in the country between April 2020 and December 2020. बहुत ही बड़ी कंपनी है NTPC। All India PLF stood at 63.27% in Feb 21, compared with the 60.27 in Feb 2020. Although renewable energy regeneration increased at a healthy rate of 6.6% from April to Jan 21, its contribution remained limited to 17% of the overall capacity supply in Feb 2021. Generation capacity क्या है guys? Installed capacity have increased steadily over the years, posting a CAGR of 7.19 in FY16 to FY20. Energy generation from thermal resource stood at 736.87 billion units between April and October 2020. Coal-based power installed capacity in India stand at 201.08 gigawatt at present, and it is expected to reach 330 to 441 gigawatt by 2040. Now this is the most interesting section for you guys. Who are the major players? Number one, NTPC. Number one, yes, NTPC is the largest power producer in India, and it is also the 6th largest thermal producer in the world. सोच के देखिए कहां पैसा लगा रहे हैं। With a total installed capacity of 62.9 gigawatt, NTPC has 71 power stations comprising 24 coal, 7 combined cycle like gas liquid fuel, 1 hydro, 14 renewables along with 25 subsidiaries and joint venture power stations. The group has over 20 gigawatt capacity under construction. अभी और बन रही है 20 gigawatt की. It has also diversified into hydropower, coal mining, power equipment manufacturing, oil and gas exploration, power trading and distribution. तो NTPC को आप खाली NTPC में समझिए, it is a खजाना, this is black gold. NTPC group reported a 5290 megawatt commercial capacity addition plan for FY20. NTPC Limited achieved 100% plant load factor on May 9, 2020 in 3 of its thermal power stations.
Sorry, in June 2020, Republic of Mali awarded project management consultancy contract to NTPC for development of 500 megawatt solar park. So NTPC is not only thermal, it is solar also, right? It achieved highest daily gross generation of 977.07 billion units on July 28, 2020. बहुत जबरदस्त काम कर रही है. Second company is Tata Power. Tata Power is India's largest integrated power company with a significant presence in solar, hydro, wind and geothermal energy space. The company accounts for 52% of the total generation capacity in the private sector. कितनी बड़ी कंपनी है और किस भाव में मिल रही है सोच के देखिए. The company has an installed capacity of 10,957 megawatt by 2020. The company plans to increase the generating capacity to 18 gigawatt, distribution networks to 4 gigawatt and energy resources to 25 million tons per annum. Next is third largest is PFC, Power Finance Corporation. It is an NBFC, non-banking financial corporation, engaged in financing and development activities within the Indian power sector. जी हाँ, भारत फाइनेंस नहीं करती, इंडियन पावर सेक्टर फाइनेंस करने का काम करती है. मेजर प्रोडक्शन सर्विसेज इंक्लूड्स प्रोजेक्ट टर्म लोन्स, लीज फाइनेंसिंग, डायरेक्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेज. बिना पीएफसी के पावर सेक्टर का कुछ नहीं हो सकता, समझ लीजिए. देन कम्स द अदानी पावर. आपने सुनने नाम सुना ही होगा, बड़ी शानदार कंपनी है. अदानी पावर इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट thermal power producer, private, with total capacity of 12.45 gigawatt in 2019. The company aims to generate 20 gigawatt of power by 2020. In June 2020, Adani Green Energy won a major tender to set a 8 gigawatt of manufacturing linked solar energy project with the investment of 45,000 crore. मतलब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, रिटर्न्स तो चाहिए ना यार. जो कंपनी 50 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या वो अपने आने वाले टाइम में इसको, इस पैसे को निकालेगी नहीं? क्या इस प्रॉफिट को कमाएगी नहीं? क्या ये कंपनी पागल है? कंपनी बिल्कुल भी समझ नहीं रखती कि सेक्टर में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है. Then comes CESC Limited. CESC Limited is a vertically integrated player engaged in coal mining and generation and distribution of power. सोचिए कंपनी कितनी इंटीग्रेटेड है. As of January 2020, it owns and operates 3 thermal power generating 125 megawatt of power. These are Bhaj generating system, Southern generating system, and Titagarh generating system. Then comes the NHPC. NHPC is the largest hydro power utility in India. In 2019, the company achieved the highest ever generating of 24.19 billion units. It is engaged in construction of 2 hydroelectric power projects with the aggregate installed capacity of 2,800 megawatt. Big one. It's drawn an extensive plan to add about 6 gigawatt of hydro power capacity by 2022. Big one. Then comes DVC. आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसको. This is Damodar Valley Corporation. It is engaged in power generation, distribution and transmission of electric power, irrigation and flood control. Special काम करती है. Then comes the SJVN Limited. आपने सुना होगा इसको भी. SJVN Limited is the second largest hydro power company in India. आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कौन हाइड्रो पावर में है, कौन थर्मल पावर में है, कौन सोलर पावर में है, कौन न्यूक्लियर पावर के अंदर में है. The company plans to diversify into wind power projects very soon. For FY19, SJVN's capital expenditure capex target was rupees 900 crore, 900 करोड़ पे आने वाले थे वो, and turnover target was rupees 2175 crore. Big time यार. In December 2020, SJVN Limited has been awarded 3 hydroelectrical power projects totaling 501 megawatt by the Himachal Pradesh government. और क्या चाहिए आपको? Power Grid, ये भी आपने नाम सुना होगा, इसके शेयर्स में ट्रेडिंग भी करते होंगे. Power Grid Corporation of India Limited is the single largest transmission utility in India. Single largest. Monopoly है यार. It is responsible for planning, coordination, supervision, and control over interstate transmission system. As of Jan 2021, the company managed 140 किलोमीटर of transmission lines and 252 substations. मतलब कितना बड़ा नेटवर्क इस कंपनी ने बनाया है. देखने वाली बात है कि इस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सेक्टर में और ग्रोथ को लेकर सकते हैं. देखिए पॉइंट पर ध्यान से समझिएगा, देख लीजिएगा. इंडिया ऐसी पीपीटी इसलिए बनाई कि अगर आपको वीडियो में समझने में परेशानी है तो आप इस वीडियो को पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, घर बैठ के खाली टाइम में दोबारा देख सकते हैं, अपने एनालिसिस में पॉइंट्स को एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं. इंडिया पावर सेक्टर इज फोरकास्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीस 9 to 9.5 ट्रिलियन बिटवीन FY19 to FY23. मतलब गेम बड़ा जल्दी होने वाला है. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी टोटल $1.4 billion in 2019. Economic survey predicts an investment of $330 billion in renewable sector by 2030. और क्या चाहिए ग्रोथ के कारण? India sector become a global manufacturing hub with investment across the value chain. Global बड़ा जबरदस्त बड़ा है, बहुत बड़ा इशारा है इसमें, समझ के देखिए. The industrial sector accounted for 42% of the total electricity consumption. ये तो पता ही है, सबसे बड़ा consumption electricity sector से आता है. To create potential for domestic manufacturers and developers, government will auction 40 gigawatt of renewable energy projects, including 30 gigawatt solar and 10 gigawatt wind energy every year till 2028. मतलब मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल के लिए बड़ा जबरदस्त पैसा इस सेक्टर में आने वाला है. और 10 साल में जो लोग लंबी अवधि निवेश करते हैं, मेरे हिसाब से पावर सेक्टर को उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. आज तक ये सेक्टर चला नहीं है और आने वाले 10 साल में ये सेक्टर आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, बहुत ही जबरदस्त मल्टीबैगर साबित हो सकता है. पूरी एनालिसिस कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए. अंडर द यूनियन बजट 2021, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इन ऑल हाउसहोल्ड्स अक्रॉस कंट्री बाय 2023. ये भी प्लान हमने किया है. Union and state governments have agreed to implement direct benefit transfer scheme in the electricity sector for better targeting of subsidies. Subsidies सीधे आपके अकाउंट में आती है तो हो ही रहा है. No environment clearance required for solar projects. सोलर एनर्जी की बाढ़ आने वाली है, बहुत से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, नए प्लेयर्स आने वाले हैं. अंडर द यूनियन बजट ऑफ 2021, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 300 crore rupees to increase capacity of the green energy corridor project, along with the 1100 crore for wind and 2369.13 crore for the solar power projects. आपको समझ में आ रहा है निवेश कहां करना है. Indian government is preparing a rent a roof policy for supporting its target of generating 40 gigawatt of power through solar rooftop projects by 2022. मतलब अपने आप छत को रेंट कर सकते हैं. ये वो भी एक स्कीम है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम आने वाली. पावर सेक्टर में बहुत अपना जबरदस्त रिफॉर्म्स आने वाला है. अब इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं किसके थ्रू? FDI इन्फ्लो के थ्रू. क्या है देखिए, पावर इज वन ऑफ द की सेक्टर्स अट्रैक्टिंग FDI इन्फ्लो इन इंडिया. की सेक्टर फ्रॉम अप्रैल 2000 to December 2020, 20 साल के अंदर में इंडिया रिकॉर्डेड FDI इन्फ्लो वर्थ ₹9.83 बिलियन
in the non-conventional energy sector. New and renewable energy sector witnessed maximum power generation capacity since 2000. जबरदस्त. Power sector accounted for 3% of total FDI inflow until 2021. पूरे देश में जितना भी FDI inflow हुआ है उसमें से खाली 3%, मतलब पूरा 3% FDI inflow हमें power sector में ही देखने को मिला है. Cumulative FDI inflow in the power sector stood at $15.36 billion between April 2000 and December 2020. क्या पैसा आ रहा है यार. Now we need to know what are the opportunities in the power sector. In the current decade, the Indian electricity sector is likely to witness a major transformation with respect to demand, growth, energy mix, and market operations. Demand for electricity is expected to increase. Per capita consumption of electricity is estimated to be at 1894.70 terawatt hour by FY22. Current production levels are not enough to meet demand. Annual demand outstrips supply by about 7.5%. मतलब बहुत electricity generation की जरूरत है. Various reforms being taken by the government are positively impacting India's power sector. In wake of this surging domestic coal production, the country's power sector is becoming increasingly stable. Non-cooking coal consumption is forecasting to grow at a CAGR of 5.4% to reach 1076 MT in FY23 and 826 MT in FY18. Domestic supply is forecasted to reach 931 MT in FY23 from 664 MT in FY19, growing at a CAGR of 7%, which is very exciting. In order to decarbonize the energy consumption, pollution को कम करने के लिए India needs 30-fold increase in renewable energy, 30-fold increase in nuclear energy and doubling of thermal energy, which would make 70% of energy consumption carbon free. सोचिए अगर ये हो जाता है और आने वाले 10 साल में हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कहां से कहां जा सकती है. Now what are the bonus tips? Very simple. Renewable energy is the first emerging as a major source of power. आपको समझना पड़ेगा ये एक सेक्टर जहां पे आपको नजर लगा के बैठनी है. Strong upward momentum in nuclear energy likely to be seen in medium to long term. Due to present and upcoming reforms in the power sector, it will attract huge FDI investments, which will create huge investment opportunities coming decade. Just remember, power is the backbone of any country. No country can grow without power. Being underperformed for years, there is a silent whisper of growth ahead. Guys, this video was for learning and education purpose. I tried to mention all the points which I got to know from different sources of information to different websites. I googled them. आपके पास उतना time है, आप कर सकते हैं. You can also do that. It's very simple. You just have to compile the points into a PPT or kind of report, which I do, which you also can do. But if you don't have time, if you don't have such time, so I'll be coming up with such videos. ऐसे ही interesting videos आपके लेके आता हूँ. हर sector के ऊपर ऐसी videos लाऊंगा जिसमें I think this video will not give you which share to buy, which not to buy. This video will give you at least an idea कि whether this sector is worth investing or not, whether you can trust the present government or not, whether you can trust this sector or not. If you find there's a cycle in the economy, sometimes one sector outperforms the market, and sometimes some other sector performs or outperforms the market. But a sector which is not performing for a number of years, there could be some reasons behind that. But any government cannot survive, until unless they perform 360 degree wise. I mean, they have to take care of all the sectors, they have to see all the opportunities, they have to take care of all these segments which can really cater to the growth of the Indian economy. सरकार कोई भी आ जाए, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आने वाली कोई भी सरकारें हो, देश हित में सोचना ही पड़ेगा, जनहित में सोचना ही पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री के हित में सोचना ही पड़ेगा. They have to think what industry can do. हमारी schemes like Make in India, Made in India can really excel. They can be brilliant schemes coming ahead अगर पावर सेक्टर ठीक हो जाता है. अगर पावर सेक्टर में FDIs आ जाती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पैसा और अच्छे से आ जाता है, तो आई रियली थिंक दोस हु आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे मस्ट हैव पावर सेक्टर इन देयर पोर्टफोलियो. कितना करना है, क्या करना है, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको एनटीपीसी खरीदना है, आपको एनएचपीसी खरीदना है. जो शेयर आपको खरीदना है इस वीडियो के बेसिस पे, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसकी और डीप स्टडी कीजिए. दिस पावर सेक्टर हैज गॉट पावर इनसाइड. I wish you all the best. Thanks for watching. Thanks for sparing your time. Video has been lengthy, but information does not come into chunks. It comes in explanation. I tried to explain this video. बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा लंबी वीडियो बनाने की कोशिश की है, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की है, टिप्स से हटके. आई होप ये स्टाइल आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कि और किस सेक्टर पे आप वीडियो चाहते हैं या किसी ऐसी कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाना है इसी तरह से तो बना सकते हैं. बट आई वुड सी कि मैक्सिमम वोट्स किस वीडियो को आ रहे हैं, किस शेयर्स को आ रहे हैं, किस सिक्योरिटी के ऊपर आ रहे हैं, किस सेक्टर को आ रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. नहीं तो मैं तो बनाता ही रहूंगा, आपके सामने आती रहेंगी चीजें. आपको पता लगता है कि मैंने वीडियो बना दी है, आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए. यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई होप यू आर ओल्ड सब्सक्राइबर. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अगेन. एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर, welcome to the channel. Do not forget to hit the bell notification because until unless you hit the notification, you will not get the notification. आपको नहीं पता लगेगा हमने क्या बनाया, क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई. I can bet you that this would be probably one of the best videos available on the YouTube, जहाँ पे इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने रखी है. तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और डिसलाइक करेंगे तो रीजन दे दीजिएगा, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विश यू अ गुड लाइफ, गुड हेल्थ, एंड मे गॉड गिव यू पावर टू फेस दिस पैंडेमिक. थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.